पर कहा कि उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। जो सही बात पर माफी मांगो। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, यानी मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। देखिए, राहुल जी अगर 100 जन्म भी ले लें, 1000 जन्म भी ले लें, तब भी वो राहुल सावरकर नहीं बन सकते हैं। वीर सावरकर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सावरकर माने वीरता, सावरकर माने देशभक्ति, सावरकर माने पेट्रियोटिज्म, सावरकर माने बलिदान, सावरकर माने काले पानी की सजा 10 वर्षों तक अंग्रेजों के जुर्म को सहना। और राहुल गांधी तो वो व्यक्ति है जो अनुच्छेद 370 में, राम मंदिर में, आर्टिकल 370 के बाद हमने देखा कि किस प्रकार CAB में, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में, हर विषय में पाकिस्तान की भावनाओं को हवा दे रहे थे। जो पाकिस्तान कह रही थी वही राहुल गांधी कह रहे थे। तो ये वीर और बलिदानी और देश के हित में सोचने वाले तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, बहरहाल वो अगर चाहते हैं कि उनका एक नया नामांकन हो, तो आज से उनको देश राहुल थोड़ा शर्म करके नाम से जरूर जानेगा। भारत को समंदर के रास्ते जमीन तक अपनी सेना और आर्टिलरी रेजिमेंट को पहुंचाने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज हासिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक इसे अंडमान निकोबार में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए खतरे का सबब ये कि इस जहाज से उसके सभी प्रमुख बंदरगाह भारत के निशाने पर आ जाएंगे। समंदर में पीएम मोदी का 7वां योद्धा। भारत की तैयारी से तिलमिलाए इमरान। कराची से ग्वादर तक खौफ की दस्तक। समंदर के गहरे पानी में तैरता ये जहाज अपने अंदर इतनी ताकत समेटे हुए है कि पाकिस्तान सहम गया है। हिंदुस्तान के इस नए शूरवीर में इतना दम है कि इमरान खान की नींद उड़ गई। तो पाकिस्तान का खौफजदा होना लाजमी भी है, क्योंकि ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि पानी में तैरता ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे टैंक निकलते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां निकलती हैं और निकलते हैं दुश्मन को मौत के घाट उतारने वाले वीर जवान। नाम है LCU यानी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। हिंद महासागर में अपने वैश्विक, सामरिक और आर्थिक हितों को लेकर पूरी तरह सजग है, सतर्क है। 7,500 किलोमीटर का समुद्री तट और 13,000 के करीब छोटे बड़े द्वीप। भारत समंदर से घिरा हुआ है, लिहाजा इसकी सुरक्षा में प्रधानमंत्री मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। तो पानी और जमीन पर कारगर ऐसे जहाज नौसेना को दिए जा रहे हैं जो अपने साथ पूरी की पूरी पलटन लेकर चलते हैं। इन्हें लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी कहा जाता है, जो लंबी दूरी तक मार करने में महारत रखते हैं। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये कि भारत को ऐसा 7वां LCU मिल गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक
इस जहाज को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जहाज टैंक, आर्टिलरी, गाड़ियां, हथियार और सेना के जवानों को लेकर जा सकता है। खास बात ये कि जहाज के अंदर क्या है इसका पता दुश्मन को भी नहीं चलता। इसके अलावा इस जहाज में CRN-91 बंदूकें भी लगी होती हैं। तो इस तरह के एक जहाज में 216 जवानों के रहने का बंदोबस्त होता है। यूटिलिटी एक इस प्रकार का शिप है जिससे कि वो टैंक्स रख सकते हैं, गन्स रख सकते हैं और इन्फेंट्री ट्रुप्स को भी ले जा सकते हैं। तो जब ये समुद्र में होते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो इनको LCU के ज़रिए ले जाता है ट्रुप्स को या टैंक्स को लैंड करने के लिए। पाकिस्तान के 5 प्रमुख बंदरगाह हैं जहां से उसकी नौसेना भारत को घेरने के लिए चीन के साथ मिलकर साजिशों का पुलिंदा तैयार कर रही है। मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह, पसनी बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह और केटी बंदरगाह भारत के LCU यानी समंदर से जमीन पर मार करने वाले जहाज के रडार पर ये सभी बंदरगाह आ जाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद से अब तक हिंदुस्तान ने ऐसे 7 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज समंदर में तैनात कर दिए हैं, जिन्हें कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने बनाया है। खास बात यह कि मार्क 4 के जिस जहाज को नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है, उससे पहले जुलाई 2019 में भी एक ऐसे ही जहाज को समंदर में उतारा गया था। वैसे फिलहाल नौसेना में शामिल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज की लंबाई 62.8 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर है, इसका वजन 830 टन है और रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके पास तकरीबन अलग अलग किस्म के लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं। एक लैंडिंग क्राफ्ट टैंक्स के लिए है, लैंडिंग क्राफ्ट इन्फेंट्री के लिए है, लैंडिंग क्राफ्ट डॉक जिसको बोलते हैं, जिसमें हर एक चीज़ जा सकती है, उस प्रकार के हैं। तो 70s में पहले जाके उनके पास 6 लैंडिंग क्राफ्ट थे जो कराची शिप बिल्डर्स ने बनाए थे। अब जाके 2016 में दो और लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड कराची शिपयार्ड ने पाकिस्तान नेवी को दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस तरह के लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाजों को इस्तेमाल किया गया था। तब से अमेरिका से लेकर चीन तक तमाम शक्तिशाली देशों की नौसेनाओं ने ऐसे जहाजों की पूरी पलटन तैनात कर रखी है। लिहाजा समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए साल 2011 में भारत ने कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को ऐसे 8 LCU बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 7 नौसेना को मिल चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान ने चीन की शह पर आंख उठाने की भी जुर्रत की तो उसके बंदरगाहों तक भारत की तोपें और सेना पलक झपकते पहुंच जाएंगी। यही नहीं, समंदर में LCU की मुस्तैदी से पाकिस्तान और चीन की किसी भी साजिश को फौरन नाकाम किया जा सकेगा। चीन और पाकिस्तान की साजिशों के मद्देनजर भारत समंदर में अपने हितों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में 16 दिसंबर से अरब सागर में भारत और रूस की नौसेनाएं संयुक्त युद्ध अभ्यास करने वाली हैं। 10 दिसंबर से शुरू हुए इंदु 2019 नाम के इस सैन्य अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति पर काम तो कर ही रही हैं, साथ ही समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को भी पुख्ता करने की कवायद हो रही है। खास बात यह कि इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की तीनों सेनाएं एक साथ शामिल होंगी। नीले पानी में लाल आतंक खत्म करेंगे दो दोस्त। आसमान से जमीन तक सुरक्षा की नई दीवार। रूस के 3 जहाज गोवा पहुंच चुके हैं। ये 3 जहाज उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका नाम है इंद्र 2019।
10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में रूस और भारत की सेनाएं आपसी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश तो कर ही रही हैं। दुश्मन देशों के खिलाफ मिलकर लड़ने की तैयारियों को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग की मुनादी कर रही हैं ये दो सेनाएं। तो आपको बता दें कि इंद्र 2019 के इस दूसरे संस्करण में रूस और भारत की नौसेनाएं एक साथ मिलकर अरब सागर में भी अभ्यास करने वाली है। 16 से 19 दिसंबर के बीच अरब सागर में ये संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। इसमें रूस की नौसेना के 3 जहाज शामिल होंगे, जबकि भारत की ओर से INS आदित्य, INS तरकश और एक मिसाइल से लैस जहाज शिरकत करेंगे। इसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट, MiG-29K फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी होंगे। दोनों नेवी के साथ हो जाती है, वो पता लग जाता है एक दूसरे की किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, और अगर आगे जाने समय में अगर कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो किन किन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये यूनाइटेड नेशंस के आईजीएस के ऊपर किया जाता है, उनके अंडर किया जा रहा है। इंद्र 2019 के नाम से भारत और रूस की तीनों सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं। तो खास बात ये कि इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। अब तक ये 5 बार रूस और 5 बार भारत में हो चुका है। तीनों सैन्य इकाइयों के साथ पहली बार 2017 में रूस में युद्धाभ्यास हुआ था। तो भारत में इस साल पहली बार हो रहा है। झांसी की बबीना छावनी, पुणे और गोवा में एक साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। 19 दिसंबर तक इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय थल सेना के घातक प्लाटून को तैनात किया जा रहा है, जबकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभ्यास में Su-30 MKI और जगुआर सैन्य विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर और अवॉक्स विमान हिस्सा लेंगे। रिलेटेड एक्सरसाइज हो रही है, और क्योंकि ये घातक से इधर आ गए हैं तो इसका मतलब है ये एंटी टेररिज्म ड्रिल अपनाई जाएगी कि कोई ना कोई सिचुएशन पेंट किया जाएगा कि टेररिस्ट ने किसी इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है या वहाँ पर भावी हो गए हैं और उनको वहाँ से हटाना है। तो उसके लिए फिर घातक्स आ गए हैं, घातक्स डिप्लॉयड हो गए हैं। हाल फिलहाल में रूस ने पाकिस्तान के साथ भी द्रुजबा 3 नाम से सैन्य अभ्यास किया था, लेकिन कूटनीति और रणनीति के लिहाज से रूस ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है। अमेरिका के करीब जाने के बावजूद रूस ने हर मौके पर भारत का समर्थन किया है। यहाँ तक कि कश्मीर के मसले पर भी उसने पाकिस्तान को आईना दिखाया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान के कुछ नेताओं के साथ तालिबान के नेताओं पर प्रतिबंध हटाने को लेकर भारत और रूस के बीच मतभेद भले हों, लेकिन इंद्र 2019 नाम का ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के संबंधों में पुरानी गर्माहट ला सकता है। इस प्रकार की एक्सरसाइजेज से दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जो हमारा बेसिक मकसद है इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक जिसको बोले, इसको एक ओपन पैसेज के लिए, भाई किसी भी प्रकार से जो शिप्स की मूवमेंट है वो किसी प्रकार का बाधा ना हो, ये उसके लिए है। IND शब्द भारत से तो रूस से R और A शब्दों से बने इंद्र नाम के इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की युद्धक रणनीतियों और सैन्य हथियारों की तकनीक साझा करेंगी। तो दोनों देशों के जवानों का जज्बा देखकर पाकिस्तान जैसा दुश्मन अभी से घबरा गया है। भारतीय सेनाओं को अब नई असॉल्ट राइफल मिलने जा रही है, जिससे उनकी ताकत और बढ़ने वाली है। भारत ने अमेरिका से असॉल्ट राइफल खरीदी है। अब तक इंसास राइफल का इस्तेमाल करने वाली भारतीय सेना अब अमेरिका से मंगाई गई SIG 716 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करेगी। ऐसी 10,000 राइफल की पहली खेप भारत पहुंच भी चुकी है। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना दुश्मन पर पैनी नजर रखते जवान, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों की चोटियों पर इनकी मुस्तैद निगाहों से कोई बच नहीं सकता। और अगर किसी ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे गोलियों से छलनी करने में भी देर नहीं लगती। भारतीय जवानों की बंदूक
कभी निशाना नहीं चूकती। तो इस निशाने को और ज्यादा सटीक बनाने के लिए मिल गया है एक ऐसा हथियार जिसका नाम है सिग सावर, जिसे सिग 716 भी कहते हैं। सिग 716 नाम की ये असॉल्ट राइफल भारतीय सेना की ताकत में इजाफा तो करेंगी, सीमा पर दुश्मन की साजिशों को भी नाकाम कर देंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका में बनी इस असॉल्ट राइफल की पहली खेप भारतीय सेना को मिल चुकी है। 10,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल सेना के उत्तरी कमान को भेज दिए गए हैं। तो जल्दी ही 10,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल की दूसरी खेप भी भारत को मिल जाएगी। अमेरिका करीब 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल भारत को देगा। ये असॉल्ट राइफल भारत में बनी इंसास की जगह लेंगी। दो चीज़ों से बेहतर साबित होता है। एक तो उसका जो फायर पावर है, जो हिटिंग पावर है, ये 7.62 mm बुलेट है जिसमें पावर ज़्यादा है, और दूसरा जो है इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, इस पर रोकें कम पड़ेंगी। अत्याधुनिक तकनीक और एक साथ गोलियों की बौछार करने वाली इस राइफल को तीनों सेनाओं के जवानों को दिया जाएगा। 66,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल भारत की थल सेना को, वायुसेना को 2,000 और 4,000 राइफल नौसेना को दी जाएंगी। 10,000 राइफलें आ रही हैं, ये नॉर्दर्न कमांड को चले जाएंगी, जो एंटी टेररिज्म रोल के लिए इसको ऑपरेट करने में मैं समझता हूँ ज़्यादा आसानी होगी, एक। और दूसरा जो है इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई रोक वगैरह पड़ेगी नहीं। भारत के अलावा अमेरिका में बनी सिग 716 असॉल्ट राइफल का दुनिया के दूसरे देशों की सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें अर्जेंटीना, मैक्सिको, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उसकी सेना चीन में बनी टाइप 56 असॉल्ट राइफल और हेकलर एंड कोच G3 बैटल राइफल का इस्तेमाल करती, लेकिन माना जाता है कि भारत के सिग 716 असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता के आगे ये कहीं नहीं टिकती। यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। फतेहपुर के हुसैनगंज में एक 13 साल की नाबालिग को पड़ोसी ने रेप के बाद जिंदा जला डाला। नाबालिग की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पीड़ित को कानपुर रेफर कर दिया है। 12 दिनों से अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि अनशन की वजह से स्वाति मालीवाल की किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद डॉक्टरों ने स्वाति मालीवाल से अनशन खत्म करने की अपील की। अभी उनसे मिलूंगा और 12 दिन के बाद निसंदेह गिरने लगती है और सेहत पे विपरीत प्रभाव इसके पड़ते हैं। स्वाति जी हमेशा दिल्ली की महिलाओं के लिए और देश की महिलाओं के लिए चिंतित रहती हैं। इन्होंने जब भी महिलाओं के शोषण की बात आई, महिलाओं पे अत्याचार की बात आई, महिलाओं के प्रति किसी अपराध की बात आई, तो अपनी जान की परवाह किए बिना वो वहां पर पहुंची हैं और उस पर एक्शन लिया है। तो स्वाति मालीवाल पिछले 12 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं। महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून की मांग लेकर स्वाति मालीवाल का ये अनशन 12वें दिन भी जारी है। लेकिन इस बीच डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है कि उनकी किडनी खराब हो सकती है, लिहाजा वो जल्द से जल्द अपने इस अनशन को खत्म करें। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ है स्मृति नागपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में गंगा स्वच्छता मिशन का जायजा लिया। कानपुर के अटल घाट पर पीएम मोदी ने नाव पर बैठकर गंगा की सफाई का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले कानपुर पहुंचने पर पीएम ने नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में हिस्सा लिया और नमामि गंगे की परियोजनाओं का हाल जाना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी वहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अहम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए।
पुलिस ने हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर एक बस में बिठा दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बस की छत पर चढ़ गए और काले झंडे दिखाने लगे। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने यह रैली महंगाई, किसानों और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इनके अलावा पार्टी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता भी इस रैली में पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर हंगामे का जो मुद्दा था वो भी उठाया और बयान पर माफी नहीं मांगने की बात भी कही। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हवन किया। आरजेडी ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उन पर जेडीयू के संविधान के खिलाफ जाकर बिल का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए आरजेडी ने जेडीयू दफ्तर के बाहर हवन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। हवन के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर आहुति भी दी। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक स्कूल बस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। बताया गया कि बस में आग लगने के तुरंत बाद उसके ड्राइवर ने बस में सवार करीब 30 बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पटना में एक कॉलेज की छात्रा के गैंगरेप के मामले में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने गैंगरेप के फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। छात्रों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर भी नाराजगी जाहिर की और एक बार फिर बड़ी संख्या में पटना के कारगिल चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर जाम लगा दिया। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद छात्र कारगिल चौक पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शादी में दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों को हेलमेट बांटे। हेलमेट देने के पीछे का उनका मकसद सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था। दोनों ने हेलमेट बांटते हुए अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस दौरान शादी में पहुंचे मेहमानों और रिश्तेदारों ने तोहफे में हेलमेट मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंपस के भीतर मार्च भी निकाला। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने परीक्षा का भी बहिष्कार कर दिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी नेता भूपति नगर के दौरे पर वहां पहुंचे थे, जिन पर बाइक सवार कुछ लड़कों ने हमला कर दिया।
आरोपियों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर लाठियां चलाई और पत्थरों से उनके शीशे तोड़ डाले। इस बीच बीजेपी नेता गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे। जब बीजेपी नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान किसी तरह बीजेपी नेता अपनी जान बचाकर वहां से निकले। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी समर्थकों का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने इलाके में काफी ठंड बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी ने घाटी के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड एक बार फिर बंद हो गए हैं, जिसके बाद सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से वहां पर बर्फ हटाने वाली मशीनों को लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बंद है। बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में हवाई सेवाएं भी ठप हैं। कश्मीर के गुलमर्ग, राजौरी, पहलगाम और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। वाराणसी में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को प्याज और लहसुन से बनी मालाएं पहनाई। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर इन दोनों ने विरोध का ये अनोखा तरीका निकाला और शादी के दौरान मंच पर एक दूसरे को प्याज और लहसुन की माला पहनाकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाईं। दूल्हा दुल्हन ने प्याज की माला के साथ ही एक दूसरे को तोहफे में भी प्याज ही दिए। इस शादी में शामिल दूसरे लोगों ने भी प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। मकान, सड़क, पेड़ सब बर्फ से ढके दिखे। पटनी टॉप में बर्फबारी से कुदरत का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया, लेकिन इलाके के लोगों के लिए यह परेशानी भी बनकर आया। वहां के लोग भारी बर्फबारी की वजह से घर में कैद होने को मजबूर हैं। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक घर पर बम फेंकने वाले 2 आरोपियों की पहचान की। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसकी जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। रूस के मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की वजह से गोदाम से तेज धुआं निकलने लगा और आसमान में छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर घटना वाली जगह पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं। भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई और ऊपर से आग पर पानी की बौछार की गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग गोदाम में हुए धमाके की वजह से लगी और तेजी से फैल गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हिमाचल के शिमला में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से वहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। सड़कें, मकान, पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। शिमला के माल रोड इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। इस दौरान वहां पहुंचे पर्यटक बेहद खुश नजर आए। वहीं बर्फ की मोटी चादर जमने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, जिसके बाद वहां कुछ लोग बर्फ को हटाने के काम में जुटे दिखे। रूस के साथ समझौता रद्द होने के बाद अमेरिका ने मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन के ज्यादातर शहरों तक मार कर सकने वाली इस मिसाइल को कैलिफोर्निया के एक लॉन्च पैड से दागा गया, जो करीब 500 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गई।
अमेरिका और रूस ने 1987 में एक समझौता किया था, जिसके तहत जमीन से दागी जाने वाली 500 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को बनाने और उनके परीक्षण पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन रूस पर शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाने के बाद अमेरिका भी इसी साल अगस्त में इस समझौते से बाहर आ गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया। जहां तक नजर गई